हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी चुनाव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है 7 फेजेस पोल फीस टू किक ऑफ ऑन 19 अप्रैल, यानी कि जो इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो कब से हैं? अप्रैल 19 से स्टार्ट हैं। तो और कब तक हैं? ये हैं जून 1। और कितने फेजेस में होंगे? ये 7 फेजेस में होंगे। तो पोल एक्सरसाइज विल बी गो ऑन द, ये कब तक होंगे? यानी कि अप्रैल 19 से स्टार्ट हैं और 1 जून तक हैं। और वोट विल बी काउंट ऑन जून 4, यानी कि ये जो वोट हैं वो कब काउंट होंगे? वो जून 4 को काउंट होंगे। तो फिर क्या बोल रहा? सिमिटेंसली असेंबली पोल इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसी दौरान क्या इन 4 स्टेटों में भी इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन होंगे। कौन कौन से? और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उसी दौरान असेंबली इलेक्शन होंगे। तो जो है 96.8 करोड़ जो इलेक्टोरल एलिजिबल फॉर कास्ट वोट, यानी कि 96.8 करोड़ जो पीपल है हो, मतलब वो एलिजिबल है किसके लिए? वोट देने के लिए एलिजिबल है। और जो 1.82 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम, यानी कि इन्होंने ये आज फर्स्ट टाइम एलिजिबल हुए हैं वोट देने के लिए, यानी कि जो 18+ आज हुए हैं। तो ये हमारी इंडिया का मैप है। तो कहाँ असेंबली में इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उड़ीसा में हो रहे हैं, तो सिक्किम में हो रहे हैं। इन 4 स्टेटों में सेम जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तभी इन 4 स्टेटों में, इस दौरान इस 4 स्टेटों में भी इलेक्शन हैं। तो द बिग काउंटिंग द टेबल, यानी कि जो नीचे टेबल दिया गया है हम उस टेबल को देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे जो हमारे इलेक्शन कब से स्टार्ट है? ये है 19 अप्रैल से 1 जून तक। और काउंटिंग कब होनी है? 4 जून को होनी है। तो जो उसी दौरान क्या असेंबली इलेक्शन भी 4 स्टेटों में हो रहे हैं। तो जो असेंबली इलेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश में एंड सिक्किम में कब है? ये है अप्रैल 19 को, वहाँ पे होंगे। तो आंध्र प्रदेश में कब होंगे असेंबली इलेक्शन? जो आंध्र प्रदेश में कब होंगे? 13 मई को होंगे। तो और उड़ीसा में कब होंगे? उड़ीसा में होंगे 3 फेज़ में होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और जून 1, यानी कि 4 फेज़ में उड़ीसा में इलेक्शन होंगे असेंबली के। तो जैसे हम देखते हैं जो इंडिया में ये लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये 7 फेज़ में होंगे। तो जैसे फर्स्ट फेज़ है वो कितनी सीटों पे होगा? वो 102 सीटों पे होगा। और कितनी स्टेटों में होगा? 21 स्टेटों में होगा। और कब होगा फर्स्ट फेज़? 19 अप्रैल में होगा। तो जो सेकंड फेज़ है ये 89 सीट पे होगा और 13 स्टेटों में होगा इलेक्शन। और कब होगा? ये अप्रैल 26 को होगा। तो थर्ड फेज़ होगा वो 94 सीट पे होगा, इलेक्शन होंगे। तो और कितनी स्टेटों में? 12 स्टेटों में होंगे। और कब होंगे ये थर्ड फेज़? 7 मई को होगा। तो जो फोर्थ फेज़ कब होगा? फोर्थ फेज़ जो होगा वो कितनी सीटों पे होगा? वो 96 सीटों पे इलेक्शन होगा। और कितनी स्टेटों में होगा? 10 स्टेटों में होगा। और कब होगा? 13 मई को। और जो फिफ्थ फेज़ होगा वो 49 सीट्स पे होगा और 8 स्टेट पे होगा और 20 मई को होगा। जो सिक्स्थ फेज़ है वो 57 सीट्स पे होगा और 7 स्टेट में होगा और मई 25 को होगा।
और 7th फेज़ होगा वो 57 सीट्स पे होगा और 8 स्टेट और यूटी में होगा। और कब होगा? ये होगा जून 1 को। जैसे हम देखेंगे जो जनरल इलेक्शन लोकसभा के 2024 के हैं, तो ये जो 543 कंस्टिट्यूंसी सीट पे होने जा रहे हैं। और कितने स्टेट 28 स्टेट और 8 यूटीज़ में। तो ये काउंटिंग कब होगी? 4 जून को होगी। तो 7 फेज़ में फर्स्ट फेज़ कब होगा? 19 अप्रैल को होगा। दूसरा फेज़ जो होगा वो होगा 26 अप्रैल को। तीसरा फेज़ जो होगा वो होगा 7 मई को। और चौथा फेज़ जो होगा वो होगा 13 मई को। और 5वां फेज़ जो होगा वो होगा 20 मई को। और छठा फेज़ कब होगा? 25 मई को। और 7वां फेज़ जो होगा और लास्ट जो होगा जून 1 को होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमि राशि पोर्टल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये क्या है? एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। तो ये किसके अंडर है? ये मतलब किसने चलाया है? ये चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव चलाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड भूमि राशि सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। यानी कि इसलिए इसमें ऑनलाइन लैंड को एक्विजिशन करेंगे। तो लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन एक्सेलरेटेड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो जो भूमि राशि है ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। किस लिए? लैंड एक्विजिशन के लिए। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा? ग्रेटर बेनिफिट होगा। किसके लिए? ग्रेटर बेनिफिट होगा किसके लिए? जो स्टॉक होल्डर है, फार्मर है, लैंड ओनर है और कॉन्ट्रैक्टर है और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे विल बेनिफिट फॉर द ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस बाय द जो पोर्टल है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। तो जो भूमि राशि पोर्टल है ये एक माइलस्टोन है किसका? नेशंस जर्नी टुवर्ड डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो ये भूमि राशि पोर्टल है ये 2 लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है। मतलब ये जो पोर्टल है 2 लैंग्वेज में है। कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब सेटअप हुई है? 1988 में हुई है। एंड ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। जो नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो योगेंद्र नारायण जो है वो फर्स्ट चेयरमैन था किसका? नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। कब था? ये 1988 में था। तो अगर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो इसका नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है नॉट जस्ट रोड बट बिल्डिंग नेशन। यानी कि इसका ये मोटो है। तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसने एक मेमोरेंडम साइन किया है। इसने क्या साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? इसरो के साथ। किस लिए किया है? कि जो सैटेलाइट मैपिंग यानी कि जो ऑनलाइन मैप देखते हैं सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवे, जो हाईवे का सैटेलाइट मैपिंग है, इसलिए इसने जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। किसके की? इसरो के साथ की है। नेक्स्ट है हमारा जो वो है नाइनटीन मार्च सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो CRPF है वो सेलिब्रेट करता है। CRPF डे सेलिब्रेट किया जाता है क्यों? 19 मार्च को 19 मार्च CRPF डे सेलिब्रेट किया जाता है।
सेलिब्रेट मनाया जाता है। तो अगर देखें हम जो CRPF है, तो इनको ये CRPF जो है, ये पैरामिलिट्री है, ये इसको कब एस्टेब्लिश किया है? तो ये एस्टेब्लिश कब हुई है? एस्टेब्लिश कब हुई है? ये हुई है जुलाई 27 जुलाई 1939 में। तो अगर ये 1939 में यानी कि 27 जुलाई को ये इस्टेब्लिश हुई है, तो फिर क्यों हम 19 मार्च को CRPF डे मनाते हैं? तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जो CRPF जो है फोर्स है, उसको क्या किया था? उनको प्रेजेंटेड किया था प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर। इनको प्रेसिडेंट कलर के साथ प्रेसिडेंट कलर। तो प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? प्रेसिडेंट कलर होता है मतलब जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है, जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और भी प्रेसिडेंट जो कलर होता है, ये भी किसी भी मिलिट्री यूनिट जो होता है उसको दिया जाता है। तो मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, तो इसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? निशान। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इन्होंने जो CRPF को ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किया था। कब किया था? ये किया था 19 मार्च 1950 में किया था। इसीलिए हम, हालांकि जो CRPF जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई है? ये हुई है 27 जुलाई 1939 में हुई है। लेकिन जो CRPF डे मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? वो 19 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि होम मिनिस्टर था, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने क्या किया था? CRPF को अवार्ड किया था किसके साथ? प्रेसिडेंट कलर के साथ। और प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? तो ये एक हाईएस्ट ऑनर मतलब अवार्ड दिया जाता है किसको? किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं एक देखते हैं, जैसे हमारा करंट देखा जाए, DGP CRPF का कौन है? तो DGP CRPF का कौन है? वो है अनीश दयाल सिंह, जो करंट DGP CRPF का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल नवरोज़ डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 21 मार्च को इंटरनेशनल नवरोज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल नवरोज़ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या है? ये है नवरोज़ है, ये एक ईरानियन या पर्शियन, ईरानियन या पर्शियन जो है, इनका न्यू ईयर जो होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। जो नवरोज़ होता है, ईरानियन या जो पर्शियन होते हैं, ये नवरोज़ जो होता है, तब उनके मुताबिक ये न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है, यानी न्यू ईयर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो नवरोज़ जो है ये कब से इंटरनेशनल नवरोज़ डे मतलब जो 21 मार्च जो है ये कब से इंटरनेशनल नवरोज़ डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2010 से मनाया जाता है। तो 2010 में क्या होता कि
जो यूएन है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया था, प्रोक्लेम किया था कि भाई जो 21 मार्च जो है वो एज ए इंटरनेशनल नॉलेज डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटी, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी 21 मार्च को ही किया जाता है। तो ये कब से किया जाता है, तो ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है ये कब से मतलब 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 21 मार्च 2012 से ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो 22 मार्च है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो 22 वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब से किया जाता है, तो ये किया जाता है सिंस 1993 से ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद क्या है, मतलब किस लिए किया जाता है, तो इसका मकसद है कि फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, इसलिए ये किया जाता है फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है हमारा जो शहीदी दिवस है वो कब को, मतलब वो शहीदी दिवस जो होता है 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्यों, तो क्यों 23 जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि जो 23 मार्च को क्या हुआ था कि जो हमारे भगत सिंह थे और सुखदेव थापड़ थे और कौन थे, शिवराम राजगुरु, जो ये तीन बंदे थे। तो इनको क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने 31 मार्च को एग्जीक्यूट किया था 31 मार्च को एग्जीक्यूट किया था। तो इसलिए जो 23 मार्च है उस शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है। और कब किया था ये किया था 21 मार्च, और इनको एग्जीक्यूट कब किया था 21 मार्च 1931 को जो ये तीन थे इनको एग्जीक्यूट किया गया था। तो जो शहीदी दिवस है उसको हम दूसरे भी क्या नाम से बोलते हैं, मार्टिर्स डे या फिर सर्वोदय डेज। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वो है चंबेली देवी जो है एक क्या है, ये जैन है। इसको किस चीज़ से अवार्ड किया गया है, इसको किया गया है आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर से इसको अवार्ड किया गया 2024 में। तो ये कौन थी, एक फ्रीडम फाइटर थी। तो इसने ड्यूरिंग द जब स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इसने मतलब इसने योगदान दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन है, वो राजीव कुमार। तो राजीव कुमार इसने अनाउंस किया है कि लॉन्च न्यू मोबाइल एप्लीकेशन।
तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, KYC, यानी कि नाउ यूर कैंडिडेट। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारा, राजीव कुमार है। तो इसने क्या अनाउंस किया है कि एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इस मतलब एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो है KYC मतलब नाउ यूर कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अपनी कोई भी जो किसी भी जो कंस्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, तो इस एप्लीकेशन के तहत तो मतलब इस एप्लीकेशन के तहत मतलब इस कैंडिडेट के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इसकी रेपुटेशन क्या है, इसका एसेट कितनी है, इसकी लायबिलिटी इस पे भी कितनी है। हर चीज़ हम इस एप्लीकेशन के तहत जान सकते हैं। तो जैसे इस एप्लीकेशन के तहत हम हर चीज़ जान सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है फोर्थ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रही है, वो दिल्ली में हो रही है। जो इंडिया विल होस्ट द सेकंड मीटिंग, इंडिया जो सेकंड मीटिंग भी होस्ट करेगी, कब करेगी, नवंबर 2024 में करेगी। जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है तो आज किसके पास है, वो है रिपब्लिक कजाकिस्तान के पास है। तो थोड़े हम शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं। तो ये क्या चीज़ है, शंघाई कॉरपोरेशन जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये पहले जो होती थी ये मतलब आज इसमें कितनी टोटल स्टेटें हैं, आज 9 स्टेटें हैं। तो पहले इसमें कितनी थी, पहले इसमें थी 5 स्टेट थी। तो इसको 5 स्टेट थी। तो इसको तब किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था शंघाई 5। तो ये कब बनी थी, जब उसमें 5 मेंबर थे, तो कब बनी थी, ये बनी थी 1996 में बनी थी। तो अगर इसमें देखें तो कौन कौन से 5 मेंबर थे, वो थे कजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, रशिया, चाइना, और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर थे। तो फिर क्या हुआ था, जून 2017 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड हुए थे। तो इंक्लूड हुए थे, सॉरी, इससे पहले क्या हुआ था कि 2001 में, पहले तो 5 थे, 2001 में जो है उज़्बेकिस्तान भी इसका मेंबर बना था। तो उज़्बेकिस्तान भी इसका मेंबर बना था। जब उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर बना था, तो पहले इसके को किस नाम से जाना जाता था, इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जब 2001 में जब उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर बना, तो उसके बाद इसको किस नाम से जाना लगा, तो जाना लगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है भी इसके मेंबर बन गए थे। तो कितने हो गए, पहले तो 5 थे, फिर उज़्बेकिस्तान 2001 में आया तो 6 बन गए। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर बना, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो और जो ईरान है, ईरान ने इसको ज्वाइन कब किया है, ईरान ज्वाइन इन जुलाई 2023 में। और आज जो शंघाई कॉरपोरेशन है, इसके टोटल मेंबर कितने हैं, वो है 9 टोटल मेंबर है इसके मेंबर।
ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका है, शंघाई कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे? चाइना में। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? वो है चाइनीज़। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें? वो है चाइनीज़, एक है चाइनीज़ और दूसरी है रशियन। ये दो लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज है इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्म द 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज बेंच मतलब बिठाई, जिसमें हेड कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह। और एक कमेटी बनाई, कंस्टिट्यूटिव कमेटी, किस लिए? बैलेंस द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। एक इंडिया का बस्टर्ड बर्ड है, उसकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसको हेड किसने किया? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ सिंह ने इसने हेड किया। तो और जो ये बस्टर्ड है, बस्टर्ड बर्ड जो है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जो बस्टर्ड बर्ड है, तो ये है एक स्टेट बर्ड है किसका? गुजरात और राजस्थान का जो है स्टेट बर्ड है। और इसकी हैबिटेट यानी कि कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो मोस्टली अगर देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात में ये बर्ड पाया जाता है। और जो थोड़ी सी पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन अगर इसकी कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में थोड़ी सी है, थोड़ी सी कर्नाटका और थोड़ी सी आंध्र प्रदेश में इसकी पॉपुलेशन है। तो ये वाला है वो बस्टर्ड बर्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि उड़ीसा सीएम जो नवीन पटनायक है, इसने इनॉग्रेट किया है कि इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक एक्वाटिक सेंटर एट कलिंगा स्टेडियम, यानी कि जो उड़ीसा का सीएम है, उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। इसने इनॉग्रेट किया है कि इंडिया का पहला इंडोर इंडोर एथलीट एंड एक्वाटिक सेंटर कहाँ पे किया है? वो किया है कलिंगा स्टेडियम। कहाँ पे? उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम कहाँ? उड़ीसा में किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो है पीएम नरेंद्र मोदी जी विजिट भूटान। जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो उन्होंने विजिट किया कहाँ? भूटान में। कितने दिन के लिए? 24 घंटे के लिए। तो और उन्होंने वहाँ क्या किया? इनॉग्रेट किया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। कहाँ पे? थिम्पू जो वहाँ पे भूटान की जो कैपिटल है वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यह कहाँ? उड़ीसा में है। तो यहाँ पे पुलिस ने, सॉरी ये नहीं है, यानी पुलिस ने क्या किया? रेड मारी और डिस्ट्रॉय किया। क्या डिस्ट्रॉय? 22 एकड़ पॉपी कल्टीवेशन। वहाँ पे एक इलीगल कल्टीवेशन करते थे। कहाँ पे? इस नेशनल टाइगर रिजर्व में। तो वहाँ पुलिस ने रेड मारी और डिस्ट्रॉय किया 22 एकड़ पॉपी कल्टीवेशन। तो थोड़ा सा हम जानेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये डिक्लेयर टाइगर रिजर्व कब हुई थी? 1956 में टाइगर रिजर्व बनी थी। और डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब हुआ है? ये इसको यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया? यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया हेरिटेज नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कब किया है? 2009 में किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है?
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द कंट्री वुड बी वोट इन 7 फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 जून एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस 4 जून विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम टू इफेक्ट। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो मतलब इंडिया में लग गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अनाउंस किया है कि जो हमारे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, कब से? 19 अप्रैल से और 1 जून तक होने जा रहे हैं। तो इसलिए इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्ट में किया गया है। तो जैसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये क्या है? गाइडलाइन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन सेट की होती है किसके लिए? इंडियन, इसलिए कि टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट बिफोर द इलेक्शन। यानी कि इसमें गाइडेंस होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको कैसे रेगुलेट करना है, या कैंडिडेट जो है इलेक्शन से पहले इनको कैसे रेगुलेट करना है, क्या कैसे डील करनी है। तो इसका मकसद क्या होता है कि इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसका मकसद था कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए। और ये किस आर्टिकल के तहत जो लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 324 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द केरला असेंबली इलेक्शन। कब? 1960 में, मतलब केरला असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो अगर फॉर्मली तरीके से देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया है? तो किया है 1962 में। तो ये ऑपरेशनल पीरियड, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसका ऑपरेशन पीरियड यानी कि कितने टाइम तक लगता है, इसका ऑपरेशन पीरियड कितना होता है? इफेक्टिव फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। यानी कि ये इफेक्ट होता है कब से? जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाता है कि भाई अब इलेक्शन इतनी तारीख से स्टार्ट है, यानी कि अनाउंस किए जाते हैं शेड्यूल, तब से लेकर जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। तो आज के लिए इतना ही।